Our next topic is making your message clear. It means that how can you make your message clear, कि आप अपने मैसेज को किस तरह से जो है वो क्लियर कर सकते हैं. जो मेजर रिवीजन प्रोसेस होता है या अ मेजर रिवीजन टास्क इन्वॉल्व्स असेसिंग द क्लैरिटी ऑफ योर मैसेज. जब हम बात करते हैं रिवीजन ऑफ योर मैसेज की या इन ऑर्डर टू रिवाइज योर मैसेज, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क ये होता है कि यू नीड टू असेस दैट. आपको ये असेस करना होता है, आपको ये अंदाज़ा लगाना होता है द क्लैरिटी ऑफ योर मैसेज, कि आपका मैसेज जो है वो कितना क्लियर है. सो अ क्लियर मैसेज कौन सा मैसेज होता है? क्लियर मैसेज इज़ वन दैट इज़ अंडरस्टूड वेरी इजीली, दैट इज़ अंडरस्टूड क्विकली, दैट इज़ अंडरस्टूड इमीडिएटली. ए क्लियर मैसेज वो मैसेज होता है जिसको बड़ी आसानी से और फौरी तौर पर, दैट इज़ इमीडिएटली अंडरस्टूड, जिसको फौरी तौर पर जो है वो समझ लिया जाता है. एम्प्लॉयज़, customers and investors actually want to be addressed in a clear and genuine way. आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, दे वांट दैट योर मैसेज और दैट दे शुड बी एड्रेस्ड इन अ वेरी क्लियर एंड जेन्युइन वे. रीडर अंडरस्टैंड बेटर व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड clearly and concisely. We have already discussed that how can you make your message brief, how can you make your message concise, or revising your message for conciseness. Now we are discussing that revise your message to make it more clear. और clear message, इसलिए clear message क्या होता है? Clear message, I repeat कि clear message is one that is immediately understood, और एवरीवन, और आपके जो ऑडियंस होते हैं जिनमें आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, दे एक्चुअली एक्सपेक्ट यू दैट द मैसेज शुड बी और दे शुड बी एड्रेस्ड वेरी क्लियरली और इन अ जेन्युइन वे. सो इसके लिए जो है आपका मैसेज जो है, यू नीड टू फोकस ऑन दैट वट एवर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट. आप जो कुछ उनको प्रेजेंट कर रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन आप उनको डिलीवर कर रहे हैं, इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज. It should be presented, the information should be presented clearly and concisely. कि आपने उनको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियरली और कंसाइसली जो है वो ब्रीफली जो है वो प्रेजेंट करनी है. ब्रीफली प्रेजेंट करने के हम ऑलरेडी 4 चीज़ें जो है उसमें 4 टेक्निक्स हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, कि हाउ कैन यू मेक योर लेक्चर ब्रीफ एंड प्रिसाइज. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ कैन यू चेक और हाउ कैन यू असेस योर मैसेज दैट इज़ इट अ क्लियर मैसेज. अब ये कैसे रिवाइज, जब आप रिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें कैसे असेस कर सकते हैं कि आपका मैसेज जो है उसकी क्लैरिटी लेवल क्या है. तो यूजुअली 3 टेक्निक्स कैन इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ योर मैसेज. नंबर 1 इज़ दैट KISS फार्मूला. KISS फार्मूला क्या है? व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? KISS किसकी एब्रीवेशन है, ये क्या स्टैंड करता है? KISS मीन्स दैट कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. So it means that you need to keep your message short and simple. KISS. KISS stands for keep it short and simple. So number 1 technique is KISS formula. Number 2 is dumping या eliminating. आप उसको dumping कह लें, eliminate कह लें. Trite business phrases. जो आपके बिजनेस फ्रेजेस हैं, जो आप आम रूटीन में जो है बिजनेस फ्रेजेस जो हैं वो यूज़ होते हैं, आपने उनको क्या करना है? डंप कर देना है, उनको एलिमिनेट कर देना है, उनको ओमिट कर देना है. एंड थर्ड वन इज़ अवॉइडिंग क्लीशेज एंड बज़वर्ड्स. यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस टर्म्स, क्लीशेज और बज़वर्ड्स. अभी मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी कि व्हाट इज़ क्लीशे, व्हाट इज़ अ बज़वर्ड, क्लीशेज क्या होता है, बज़वर्ड्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद जो है इसमें हम एक देखेंगे स्लैंग्स भी जो है एक इसमें जो है यूज़ होते हैं. यूजुअली स्लैंग्स भी आते हैं, और हमारे पास जो है वो जिनको बरीड वर्ड या आपको याद होगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस और यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस टर्म के कैमोफ्लेग्ड वर्ब्स. तो ये भी जो है इसमें शामिल है. उसके बाद आपने इन पे भी फोकस करना है, और लास्ट पे जी कंट्रोलिंग, आपने कंट्रोल करना है जी एक्सपीरियंस. लेकिन जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं कि वो कौन सी 3 मेजर टेक्निक्स हैं विच कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ योर मैसेज. नंबर 1 इज़ दैट KISS फार्मूला. नंबर 2 इज़ dumping trite business phrases, and number 3 is avoiding cliches and buzzwords. Now let's start with KISS formula. Keep it short and simple. So it means that to achieve the clarity you need to keep your message short and simple. So remember that your purpose is not to impress the reader but to convey your message clearly. आपका पर्पज़ ये नहीं है कि आपने रीडर को इम्प्रेस करना है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करके, कोई लंबे लंबे जुमले इस्तेमाल करके, बट योर गोल इज़ टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस. ठीक है जी. सो यूज़
इसके लिए टू कीप इट प्रिसाइज एंड सिंपल, जब हम ये बात करते हैं कि यू नीड टू फॉलो द फार्मूला ऑफ KISS, इट मीन्स दैट यू नीड टू कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट एंड सिंपल. और उसमें पर्पज़ ये है कि यू वांट टू एक्सप्रेस योर इन्फॉर्मेशन टू, और यू वांट टू एक्सप्रेस योर मेन आइडिया टू योर ऑडियंस रादर देन इम्प्रेसिंग दैम. आपका पर्पज़ उनको इम्प्रेस करना नहीं है, बल्कि अपने पॉइंट को, अपने मेन आइडिया को एक्सप्रेस करना है. सो आपने जो है इसमें यू नीड to use active voice sentences and that avoid indirect pompous language, and you need to avoid the indirect language, pompous language. Pompous means difficult vocabulary. ठीक है जी. और सेकंड ये तो था जी keep it short and simple या KISS फॉर्मूला. सेकंड है जी dumping trite business phrases. trite का मतलब होता है डल, वो फ्रेजेज जो बार बार इस्तेमाल करने से ओवर यूज़ जिनका हम जब करते हैं तो दे बिकम द डल फ्रेजेस. तो डंपिंग डल बिजनेस फ्रेजेस, आपने उन फ्रेजेस को, उन बिजनेस फ्रेजेस को मिट करना है, उनको डंप करना है जो कि आप बार बार यूज़ करने की वजह से डल हो चुके हैं. टू साउंड बिजनेस लाइक, सम बिजनेस राइटर्स रिपीट द सेम स्टेल एक्सप्रेशंस दैट अदर हैव यूज्ड ओवर द ईयर्स. बाज़ औक़ात हम ये करते हैं कि हम एक ही जो हम ये शो करने के लिए कि प्रोफेशनल हैं हम, या बिज़नेस लाइक मैसेज को बनाने के लिए हम वो वाले वर्ड्स और फ्रेजेस जो है वो बार बार इस्तेमाल करते हैं जो राइटर्स जो हैं बहुत पहले कई सालों से जो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो वो बार बार इस्तेमाल करने से वो अपने मीनिंग खो देते हैं. दीज फ्रेजेस हैव लॉस्ट देयर मीनिंग, दीज फ्रेजेस हैव एक्चुअली बिकम डल. तो वो फ्रेजेस जो होते हैं वो बार बार ओवर यूज़ की वजह से वो इतने डल हो चुके होते हैं कि वो अपना मीनिंग खो देते हैं. तो यू नीड टू अवॉइड दीज ट्राइट और डल बिजनेस एक्सप्रेशंस और बिजनेस फ्रेजेस. और बाज़ का ये होता है कि हम उनको इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि वी वांट टू शो और वी वांट टू अचीव अ बिजनेस लाइक टोन. हम बिजनेस लाइक जो है वो टोन को अचीव करने के लिए हम उन जो है फ्रेजेस हैं उन स्टेल और डल एक्सप्रेशंस को अपनी राइटिंग में बार बार यूज़ कर रहे होते हैं. तो यू नीड टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. योर राइटिंग विल sound fresh and more vigorous if you eliminate or if you remove these dull phrases or find more original way to convey the idea. आपकी जो ये आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि आप वो पुराने जो है घिसे पिटे अल्फाज और वो ओवर यूज सेंटेंसेज और फ्रेजेस यूज़ करके अपनी राइटिंग को बिजनेस लाइक कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी राइटिंग को जो है वो यू नीड टू कीप योर राइटिंग फ्रेश एंड मोर विगरस by eliminating these dull phrases, or you can find or more original way to convey your idea. मिसाल के तौर पर जैसे हम ये एक बड़ा घिसा पिटा जुमला as per your request, as per your request, ये एक बड़ा बिजनेस लाइक लगता है कि बड़ा ओवर यूज, इसको हर जगह इस्तेमाल किया जाता है. तो यू कैन इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस डल एक्सप्रेशन और डल फ्रेज यू कैन यूज as your request. Similarly, enclosed please find, हर जगह आपने देखा होगा कि हर डॉक्यूमेंट के एंड पे लिखा होता है जी इनक्लोज प्लीज़ फाइंड. हर ईमेल के आगे जो है ये बन गया, हर बंदे को ये पता है, हर एक ये यूज़ कर रहा था इनक्लोज प्लीज़ फाइंड. यू कैन सिंपली यूज़ इनक्लोज्ड इट. तो यू कैन गेट रिड ऑफ, यू कैन रिमूव दीज डल फ्रेजेस विच द राइटर्स हैव बीन यूजिंग ओवर द ईयर्स. जो राइटर्स हैं, जो बिजनेस राइटर्स हैं, वो कई सालों से इस्तेमाल करें, तो उन चीज़ों को आप जो है वो क्विट कर दें. एग्जांपल जो है मैंने आपको दे दी है, इस तरह की जो है वो बहुत एग्जांपल है, जैसे थैंक यू इन एडवांस. तो ये आपको लगता है कि यू फील दैट इट साउंड्स बिजनेस लाइक, बट इट इज़ एन एक्सप्रेशन, इट इज़ अ डल एक्सप्रेशन विच अदर राइटर्स हैव यूज्ड सेवरल टाइम्स और द अदर राइटर्स हैव यूज्ड ओवर द ईयर्स. जिसको इतना ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा चुका है कि अब उसका असल मीनिंग जो है वो ख़त्म हो गया. तो यू कैन सिंपली यूज़ थैंक यू. ठीक है जी. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग थैंक यू इन एडवांस, सो यू कैन सिंपली यूज़ थैंक यू. और बाज़ों का जो है और इस तरह की बहुत एग्जांपल्स हैं जो आपके रिसोर्स पैक्स में भी गिवन है. यू कैन गो थ्रू इट. द नेक्स्ट इज़ ड्रॉपिंग क्लीशेज. क्लीशेज और बज़वर्ड जो है आपने यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म. क्लीशेज क्या होते हैं? क्लीशेज आर एक्सप्रेशंस. क्लीशेज वो एक्सप्रेशंस होते हैं दैट हैव बिकम एग्जॉस्टेड बाय ओवर यूज़, जो अपने बार बार इस्तेमाल की वजह से दे हैव लॉस्ट देयर मीनिंग. वो अपना मीनिंग और अपना असर और अपनी इफेक्टिवनेस जो है वो खो चुके होते हैं. दीज वर्ड्स हैव बिकम क्लीशेज. वो क्या बन जाते हैं? वो क्लीशेज बन जाते हैं. मिसाल के तौर पर आप इसको यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्लीशेज जो हैं, दीज आर द टर्म्स एंड फ्रेजेज दैट हैव बिकम सो कॉमन दैट दे हैव लॉस्ट सम ऑफ देयर पावर टू कम्युनिकेट.
क्लीशेज बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं, वो टर्म्स होती हैं, वो फ्रेजेस होते हैं जो इतने कॉमन हो चुके होते हैं, उनको हम इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर चुके होते हैं कि दे हैव लॉस्ट ऑफ देयर पावर, कि वो अपनी पावर खो चुके होते हैं। दे हैव लॉस्ट ऑफ देयर मीनिंग, वो अपना मीनिंग खो चुके होते हैं, वो अपनी पावर खो चुके होते हैं। और इसकी वजह से जो है वो दे हैव लॉस्ट देयर पावर टू कम्युनिकेट। वो क्यों होता है? वो बहुत ज़्यादा उनके बार बार इस्तेमाल की वजह से, ओवर यूज़ की वजह से, ये वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके होते हैं, इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके होते हैं अपने ओवर यूज़ की वजह से कि दे हैव लॉस्ट सम ऑफ देयर पावर टू कम्युनिकेट। तो इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? क्लीशेज कहते हैं। इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि और ये क्लीशेज जो होते हैं इनमें वो क्लैरिटी नहीं होती, जब आप इनको यूज़ करते हैं तो वो फ्रेशनेस नहीं होती आपके मैसेज में, वो क्लैरिटी नहीं होती है। दिस इज समहाउ द सेम थिंग डंपिंग द डल बिजनेस फ्रेजेस, ठीक है जी। डंपिंग द ट्राइट या ओमिटिंग द डल बिजनेस फ्रेजेस पे भी हमने ये वही बात की है, और ये क्लीशेज में भी समो वही बात है कि आपने इन दोनों में समो वही बात है कि आपने वो जो डल फ्रेजेस हैं जो इतने सालों से यूज़ हो रहे हैं, जिनको ओवर यूज़ करने की वजह से जिनकी पावर या मीनिंग जो है वो कम हो चुका है, तो आपने उनको ओमिट कर देना है। तो अब क्लीशेज की मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने शुरू में देखा था जी, एक नया वर्ड आया था जी, नया पाकिस्तान। पीटीआई की हुकूमत जब आई थी तो एक नया वर्ड आया था जी, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, नया पाकिस्तान। शुरू में इट सीम्स वेरी एंथुसिस्टिक, इट सीम्स समथिंग वेरी न्यू, इट्स अ न्यू आइडिया, न्यू हर जगह जो नया पाकिस्तान। उसके बाद ये इतना कॉमन हो गया, इतना कॉमन हो गया कि इट हैज़ बिकम अ क्लीशे, कि ये क्लीशे बन गया। अब उसका क्या नुकसान हुआ कि इट हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग, इट हैज़ लॉस्ट इट्स फ्लेवर। इसका वो फ्लेवर ख़त्म हो गया, इसका वो मीनिंग ख़त्म हो गया, और इसकी जो पावर थी कम्युनिकेट करने में जो है वो ख़त्म हो गई। शुरू में जो है वो जब आप पॉजिटिव चीज़ों में आप यूज़ करते थे जी इस क्लीशे को, इस न्यू वर्ड को, न्यू फ्रेज़ को जी, वो क्या था न्यू फ्रेज़ कि जी नया पाकिस्तान है, तो वो जो है बड़ा एनर्जेटिक लगता था, बड़ा फ्रेश लगता था, इट साउंड्स वेरी एनर्जेटिक। और लेकिन उसके बाद जब इतना ज़्यादा इसका ओवर यूज़ हुआ तो उसकी वजह से इट हैज़ लॉस्ट इट्स पावर टू कम्युनिकेट। उसका किस तरह से ओवर यूज़ हुआ? आप किसी दुकान पे चले जाएं, किसी कपड़े वाले की दुकान पे चले जाएं, सब्ज़ी वाले की दुकान पे चले जाएं, आपने नोटिस किया होगा, उसको कहते थे अच्छा ये अब हर चीज़ इतनी महंगी होगी, वो कहता है जी नया पाकिस्तान है। आपने कॉमनली, अब सब लोगों ने जब इसको इतना कॉमनली यूज़ किया तो इट हैज़ बिकम अ क्लीशे। तो क्या बन गया? क्लीशे बन गया। तो क्लीशे जो है वो टर्म्स होते हैं, वो फ्रेजेस होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो ओवर यूज़ की वजह से इतने कॉमन हो जाते हैं, और इतने कॉमन होने की वजह से दे हैव लॉस्ट देयर पावर टू कम्युनिकेट। और वो क्लीशेज़ को आपने अवॉइड करना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। फिल द बिल, तो इसकी जगह यू कैन यूज़ सेट अप टू द प्लेट, ठीक है जी। इसी तरह गुड टू गो, ट्रू टू फॉर्म, ये कुछ क्लीशेज हैं जिनको आप ड्रॉप करके जो है उनकी जगह जो है वो कुछ और वर्ड्स जो है यू कैन यूज़। उसके बाद जी अवॉइडिंग स्लैंग्स एंड बज़वर्ड्स। स्लैंग्स क्या होते हैं? स्लैंग्स वो होते हैं जो कि जिनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, जो हम आम रूटीन में जो है वो यूज़ करते हैं। स्लैंग जो है, स्लैंग इज़ द कंपोज्ड ऑफ इनफॉर्मल वर्ड्स। ये इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं जिनकी कोई जो है वो उस तरह से एग्जैक्टली मीनिंग नहीं होता। जैसे हम अक्सर जो है वो स्लैंग्स यूज़ करते हैं आम अपनी रूटीन में, जैसे हैंग आउट। अब ये अक्सर स्लैंग आपने देखा होगा, बेसिकली अमेरिकन एक्सप्रेशन है हैंग आउट, तो जिसका मतलब है आओ बाहर घूमने फिरने चले, हैंग आउट। तो ये एक स्लैंग है, इसका उस तरह से आपको डेफिनेट मीनिंग नहीं है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड स्लैंग वर्ड्स। सो स्लैंग वर्ड्स को अगर आप डिफाइन करें तो स्लैंग इज़ कंपोज्ड ऑफ इनफॉर्मल वर्ड्स। ये इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं विद आर्बिट्रेरी एंड एक्सट्रावेंजेंटली चेंज्ड मीनिंग, जिनका बिल्कुल डिफरेंट या चेंज मीनिंग जो होता है वो होता है स्लैंग्स होते हैं। तो स्लैंग्स एक्चुअली दे बिकम फेमस वेरी क्विकली, वो बहुत जल्दी मशहूर हो जाते हैं, और उसी तरह से दे बिकम आउट ऑफ फैशन, इसी तरह से वो आउट ऑफ फैशन भी हो जाते हैं। और सेकंड चीज़ है बज़वर्ड्स। बज़वर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर न्यूली क्वाइंड टर्म्स, न्यूली क्वाइंड वर्ड्स। ये नई टर्मिनोलॉजी, कुछ नए वर्ड्स जो आप क्वाइन करते हैं उनको आप क्या कहते हैं? बज़वर्ड्स कहते हैं। तो बज़वर्ड्स आर न्यूली क्वाइंड टर्म्स, न्यूली क्वाइंड वर्ड्स ऑफन एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजी, जिनको या तो आप टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट करते हैं, या बिज़नेस के साथ एसोसिएट करते हैं, या कल्चर के साथ एसोसिएट करते हैं, और ये नए खुद से पैदा किए हुए वर्ड्स होते हैं जिनको आप बज़वर्ड्स कहते हैं। न्यूली क्वाइंड वर्ड्स विच आर यूजुअली एसोसिएटेड विद, या तो वे टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, या कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, या बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको बज़वर्ड्स कहते हैं। मैं आपको इसकी कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि बज़वर्ड्स क्या होते हैं, कौन सी न्यूली क्वाइंड वर्ड्स होते हैं, जैसे बज़वर्ड की एग्जांपल है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बिज़नेस बज़वर्ड्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली जो बिज़नेस बज़वर्ड्स होते हैं उनका ताल्लुक बिज़नेस वर्ल्ड से होता है, लेकिन जो अगर यहाँ पे मैं आपको कल्चरल आपको वो बज़वर्ड बताती हूँ, वो न्यूली क्वाइंड टर्म या वर्ड बताती हूँ जिसका ताल्लुक जो है वो
जो एसोसिएट करता है कल्चर से। आपने जो है जब ये पीटीआई के बिफोर इलेक्शन पीटीआई की गवर्नमेंट आने से पहले जब ये जलसे जुलूस हो रहे थे, तो आपने एक नई टर्मिनोलॉजी जो इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जी गुल्लू बट, एंड इट हैज़ बिकम अ वेरी फेमस, ये फेमस भी हो गई थी। दैट इज़ अ बज़ वर्ड, ये एक नया बज़ वर्ड था, ये एक नई क्वाइंड टेक्नोलॉजी थी जो कि कल्चर से एसोसिएट कर रही थी। बेसिकली गुल्लू बट उसका कहने का मतलब था कि ये जो वो अक्सर ही कहता था कि जी पंजाब पुलिस जो है वो गुल्लू बट्टों की पुलिस है, यानी कि ये कल्चर उसने बताया था कि वो कल्चर था जिसमें मार पीट, लड़ाई और जो है लोगों को पकड़ के जो उनको उन पर वायलेंट किस्म की जो उन पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट अदर्स, दे आर वेरी वायलेंट। तो जो है ये, और ये फिर आपने सुना होगा जब ना सिर्फ वहाँ पर आपने ये टर्म सुनी थी, फिर बेसिकली इमरान खान ने इसको बहुत ज़्यादा वर्ड को यूज़ किया था। तो ये न्यूली क्वाइंड वर्ड था, ये एक नया क्वाइंड वर्ड था गुल्लू वर्ड, जो उसने पंजाब पुलिस के साथ एसोसिएट किया और नवाज शरीफ की जो और ये स्पेसिफिकली वहाँ पर जहाँ पर आपने देखा होगा ये जब मॉडल टाउन का जो इंसिडेंट हुआ था मिनहाजुल कुरान के साथ, तो वहाँ पर भी जो है उन्होंने कहा जी उन्होंने अपने गुल्लू बट भेज दिए जिन्होंने लोगों पे तशद्दुद किया, वायलेंटली बिहेव किया। तो दिस इज़ सेट टू बी अ बज़ वर्ड, ये एक बज़ वर्ड था क्योंकि दिस वाज अ न्यूली क्वाइंड टर्म, ये एक नई क्वाइंट की हुई टर्म थी जिसको क्वाइंट किया था जी इमरान खान ने। और उसने वो जो एक इन्वायरमेंट देखा कि जी उसने कल्चर में देखा ये ऐसा कल्चर है जिसमें जो है वो किराए के जो है गुंडे बुलाए जाएँ और उनसे लोगों को पिटवाया जाए और लोगों को जो मार पड़वाई जाए और लोगों पे तशद्दुद किया जाए। तो उसने इसको कहा जी ये गुल्लू बट है, और पंजाब पुलिस भी जो है गुल्लू बट की पुलिस है। तो दिस इज़ अ न्यूली क्वाइंड वर्ड। तो वो न्यूली क्वाइंड वर्ड्स या फ्रेजेज आर सेट टू बी अ बज़ वर्ड्स। These words can be associated with technology, associate से टेक्नोलॉजी से भी एसोसिएट कर सकते हैं, बिजनेस से भी कर सकते हैं और कल्चर से भी कर सकते हैं। जो मैंने अभी गुल्लू बट की एग्जांपल दी, दैट इज़ अ न्यूली क्वाइंड वर्ड एसोसिएटेड विद कल्चर। इसी तरह दे आर ऑफन यूज्ड टू इम्प्रेस रादर देन एक्सप्रेस। ये जो है ये जो बज़ वर्ड्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं इम्प्रेस करने के लिए रादर देन एक्सप्रेस। दे आर नॉट यूज टू एक्सप्रेस द आइडिया, दे आर यूज टू इम्प्रेस द रीडर। तो बिज़नेस बज़ वर्ड्स में जो है वो इंक्लूडिंग बहुत से शामिल हैं, ऐसे एम्पटी वर्ड्स जो हैं वो बिज़नेस वर्ड्स जो है बज़ वर्ड्स में जो है वो शामिल हैं। यू नीड टू अवॉइड दीज बज़ वर्ड्स, आपने उन बज़ वर्ड से, उन क्लीशे से और उन स्लैंग्स से जो है वो अवॉइड करना है इन ऑर्डर टू मेक योर राइटिंग क्लियर, इन ऑर्डर टू मेक योर मैसेज क्लियर। और क्लियर मैसेज वो होता है विच कैन ईजिली बी अंडरस्टूड और इमीडिएटली बी अंडरस्टूड बाय द रीडर और बाय द ऑडियंस। तो ये समहाउ ये वही चीज़ थी, अवॉइडिंग क्लीशेज, अवॉइडिंग स्लैंग्स और अवॉइडिंग बज़वर्ड्स। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जांपल्स कि क्लीशेज क्या होते हैं, स्लैंग्स क्या होते हैं, बज़वर्ड्स क्या होते हैं। तीनों में अगर मैं आपको डिफ्रेंशिएट करूँ तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क्लीशेज आर एक्सप्रेशंस दैट हैव बिकम कॉमन और एग्जॉस्टेड बाय ओवर यूज, दैट दे हैव लॉस्ट सम ऑफ देयर पावर टू कम्युनिकेट। जबकि जो है स्लैंग्स जो होते हैं, स्लैंग इज़ कम्पोज्ड ऑफ इनफॉर्मल वर्ड्स with arbitrary extravagantly changed meaning। और बज़ वर्ड्स जो है वो न्यूली क्वाइंड टर्म्स होती हैं which are often associated with technology, business and cultural changes। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जी है कि हमने और किस चीज़ को अवॉइड करना है, वो है जी रेस्क्यूइंग बरीड वर्ड्स। रेस्क्यूइंग बरीड वर्ड्स का मतलब ये है जैसे ये दिस इज़ द सेम थिंग जिसको बरीड वर्ड्स कह लेंगे, कैमोफ्लेग्ड वर्ब्स कह रहे हैं। कैमोफ्लेग्ड या बरीड वर्ड्स क्या होते हैं? बरीड वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट आर नीडलेसली, जो गैर ज़रूरी तौर पर दीज आर द वर्ब्स विच आर अननेसेसरीली कन्वर्टेड इनटू नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, जो कि अननेसेसरीली जो कन्वर्ट हो जाते हैं नाउन एक्सप्रेशंस में या फिर जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं जी एडजेक्टिव और वर्ब्स में, एडजेक्टिव एंड नाउन में। यानी कि जब वर्ब्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है नाउन और एडजेक्टिव में तो इसको कहा जाता है जी बरीड वर्ब्स, या फिर इसको कैमोफ्लेग्ड वर्ब्स भी कहते हैं। कैमोफ्लेग्ड वर्ब्स आपने इंग्लिश 2 में पढ़ा था, इसका एक दूसरा नाम जो बरीड वर्ब्स भी है। तो बरीड वर्ब्स आर दोज दैट आर नीडलेसली कन्वर्टेड टू वर्डी नाउन एक्सप्रेशंस। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कैमोफ्लेग्ड वर्ब्स। और ये वो वर्ब्स होते हैं जो यूजुअली एंड होते हैं किस पे जी, ये जो चेंज हो जाते हैं, दीज वर्ब्स चेंजेस इनटू द नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। और ये वर्ब्स जो हैं यूजुअली एंड होते हैं MENT पर या फिर TIUN पर, या जैसे जो है जैसे अटेंड है, अटेंड एक वर्ब है, अटेंडेंस ENC पर एंड हो रहा है, ठीक है जी। तो उससे नाउन बन गया अटेंडेंस, वर्ब क्या था? अटेंड, और नाउन क्या बन गया? अटेंडेंस।
इसी तरह मैनेज एक वर्ब है, मैनेजमेंट जो है वो नाउन बन गया इससे, विच इज़ एंडिंग विद MENT, जो कि एंड हो रहा है किस पर, MENT पर। तो जैसे इसी तरह जो है एक्यूज़ जो है एक वर्ब है, इससे क्या वर्ब बन गया, एक्यूजिशन। इसी तरह इस्टेब्लिश है एक वर्ब और इससे नाउन बन गया इस्टेब्लिशमेंट। डेवलप एक वर्ब है और इससे नाउन बन गया जी डेवलपमेंट। तो यू नीड टू कंडक्ट अ डिस्कशन ऑफ, जैसे अब इसकी एग्जांपल है आपके रिसोर्स पेक में, एग्जांपल्स भी दी हुई है, जैसे कंडक्ट आर डिस्कशन ऑफ। अब डिस्कशन ऑफ अ नाउन है, ये एक बरिड वर्ब है, आपने इसको दोबारा से वर्ब में चेंज करना है, डिस्कस लगा, ठीक है जी। डिस्कस एक वर्ब है। तो बरिड वर्ब्स वो होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, नाउन एक्सप्रेशंस में, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं जी, नाउन्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं जी एडजेक्टिव्स में। इनको कैमोफ्लेज वर्ब्स भी कहते हैं। यूजुअली ये एंड होते हैं TION पे, MENT पर और ANCE पर, ठीक है जी। तो आपने दोबारा से नाउन से दोबारा से वर्ब पे जाना होता है। इसी तरह जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि डिस्कशन से जो है वो डिस्कशन एक नाउन है, डिस्कस वर्ब है। इसी तरह जो है मैनेजमेंट जो है वो नाउन है, उससे बन जाएगा मैनेज। और जैसे आपके पास अगर फ्रेज़ होगा क्रिएट अ रिडक्शन इन, इसमें रिडक्शन जो है वो क्या है, नाउन, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, रिड्यूस क्या है, वर्ब है। तो ये हैं जी आपके पास रेस्क्यूइंग और बरिड वर्ब्स, बरिड वर्ब्स या कैमोफ्लेज्ड वर्ब्स, ठीक है जी। अब उसके बाद लास्ट वन है जी कंट्रोलिंग एक्सपीरियंस क्या होती है, और चूजिंग क्लियर प्रिसाइज वर्ड्स क्या है। कंट्रोलिंग एक्सपीरियंस जो है, वी शो आर एक्सपीरियंस विद द वर्ड्स सच एज वेरी, डेफिनेटली, क्वाइट, कम्प्लीटली, टोटली, एक्चुअली, ये सारे वर्ड्स जो हैं एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। आपने या जैसे ये वो वर्ड्स हैं जिनसे आप सेंटेंस को इंटेंसिफाई करते हैं, तो दीज आर इंटेंसिफर्स वो वर्ड्स होते हैं जैसे कि क्वाइट, वेरी। जब आप वेरी लगाते हैं, दिस इज़ वेरी हॉट, तो आप वेरी जब लगा रहे हैं तो आप इंटेंसिफाई कर रहे हैं ना, कि हॉट तो वो है लेकिन आप उसकी इंटेंसिफाई कर रहे हैं, उसकी शिद्दत में इजाफा करने के लिए आप वेरी का वर्ड लगा रहे हैं। डेफिनेटली, क्वाइट, कम्प्लीटली, एम्फसाइज, टोटली, तो ये सब वो वर्ड्स हैं जिनको आप इंटेंसिफर कहते हैं। और दीज इंटेंसिफर कैन एम्फसाइज एंड स्ट्रेंथन योर मीनिंग एंड योर मेन आइडिया। ये इंटेंसिफर आप वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर यू वांट टू एम्फसाइज, आप जोर देना चाहते हैं, आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं अपने मीनिंग को, अपनी बात को, तो वहाँ पर आप ये इंटेंसिफर यूज़ करते हैं। ये इंटेंसिफर जो हैं वो कौन से इंटेंसिफर हैं, जैसे टोटली है, डेफिनेटली है, श्योरली है, सर्टनली है, क्वाइटली है, कम्प्लीटली है, ये सब वर्ड्स जो हैं वो इंटेंसिफर कहलाते हैं। और दीज इंटेंसिफर कैन एम्फसाइज एंड स्ट्रेंथन योर मीनिंग, बट लेकिन जब आप इनको बार बार यूज़ करते हैं, जब आप इनको ओवर यूज़ करते हैं, दे कैन मेक योर राइटिंग साउंड अनबिजनेस लाइक। तो ये आपकी राइटिंग को जो है वो इनफॉर्मल कर देते हैं, आपकी राइटिंग को जो है फॉर्मल नहीं रहने देते। द ओवर यूज ऑफ दीज इंटेंसिफर कैन मेक योर राइटिंग साउंड अनबिजनेस लाइक, ठीक है जी। तो ये है जी द यूज़ ऑफ, ये क्या है जी, ये हमारे पास है कंट्रोलिंग एक्सपीरियंस। आपने इन इंटेंसिफर्स को कंट्रोल करना, इनको ओवर यूज़ नहीं करना, इनको बार बार इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, वी टोटली एग्री दैट वी एक्चुअली डिड नॉट गिव हिज प्रपोजल अ वेरी फेयर ट्रायल। अब इसमें देखें, इस एग्जाम्पल में टोटली, एक्चुअली और वेरी, ये क्या है, इंटेंसिफर्स हैं। आपने ये बार बार इनको यूज़ नहीं करना, आपने इनको जो है अवॉइड करना है। तो अगर बार बार इनको आप यूज़ करेंगे तो इट विल मेक योर मैसेज अनबिजनेस लाइक। तो ये आपके मैसेज को क्या कर देंगे, अनबिजनेस लाइक बना देंगे। तो आप इसको जो है वो इस तरह से लिखेंगे, वी एग्री दैट वी डिड नॉट गिव हिज प्रपोजल फेयर ट्रायल। तो आप इनमें से इनको रिमूव कर देंगे एक्सपीरियंसेस को, और इन इंटेंसिफायर्स को आप यू विल रिमूव दीज इंटेंसिफर्स इन योर सेंटेंसेस टू मेक योर राइटिंग बिजनेस लाइक। अदरवाइज अगर आप ओवर यूज़ करेंगे इंटेंसिफर को इन योर राइटिंग और इन योर मैसेज, दैन इट विल मेक योर मैसेज अनबिजनेस लाइक। सो यू नीड टू रिमूव दिस इंटेंसिफर्स इन योर राइटिंग और इन योर मैसेज। लास्ट वन इज चूजिंग क्लियर प्रिसाइज वर्ड्स। दिस इज सो सिंपल। आपने जो है अपनी राइटिंग में जब आपने रिवाइज करना है अपने मैसेज को, वी आर रिवाइजिंग आवर मैसेज टू मेक इट मोर क्लियर, तो आपने यू नीड टू यूज़ अ प्रिसाइज वर्ड, क्लियर वर्ड्स और एक एक्यूरेट वर्ड्स यूज़ करने हैं, बिकॉज क्लियर राइटिंग क्रिएट्स अ क्लियर मीनिंग।
और आपके जो ऑडियंस होते हैं, आपके जो रीडर होते हैं, और आपके जो जैसे आपके जो यू कैन कॉल इट, क्या आप कहेंगे, आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं या आपके एम्प्लॉयज़ और आपके कस्टमर्स, दे एक्सपेक्ट दैट अ मैसेज शुड बी वेरी क्लियर, वेरी ब्रीफ, वेरी कंसाइज, एंड दे ऑल्सो एक्सपेक्ट यू दैट इट शुड बी जेन्युइन. तो इसलिए जो है यू नीड टू फोकस ऑन चूजिंग क्लियर एंड प्रिसाइज वर्ड्स. सो दिस इज़ रिवाइजिंग योर मैसेज टू मेक इट मोर क्लियर. उससे पहले जो हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था कि यू नीड टू रिवाइज योर मैसेज और यू नीड टू रिवाइज योर मैसेज टू मेक इट कंसाइज. अब हमने पढ़ा क्लियर करना है, और उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम जो अपने मैसेज की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे थ्रू डॉक्यूमेंट डिज़ाइन. ठीक है जी, होपफुली इट विल बी मोर क्लियर टू यू.